आज हम प्रश्नावली 8.6 के सवाल लेके चल रहे हैं। इस 8.6 की प्रश्नावली में हमारे पास सबसे पहला सवाल जो कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए किसी वर्ग में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। हम इसमें ये सिद्ध करेंगे कि सबसे बड़ा जो त्रिभुज खींचा जा सकता है किसी भी वृत्त के अंदर वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक वृत्त, इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज, और हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज खींचा जा सकता है सबसे बड़ा त्रिभुज वो समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसके केंद्र से लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये हमेशा इस जीवा को समद्विभाजित करता है, और अगर मैं इसको शीर्ष से मिला देता हूं हमारे पास तो ये जो AD होगी वो एक तो समद्विभाजक भी होगी और एक लंब समद्विभाजक होगी। और अगर लंब समद्विभाजक है जहां O इसका केंद्र है तो इस स्थिति में AB और AC जो होंगे वो आपस में समान होंगे। अगर इस स्थिति में AB और AC दो भुजाएं हम समान लेके चलते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म है कि A से लंब समद्विभाजक O से गुजरेगा और A से गुजरने वाला O से गुजरने वाला लंब समद्विभाजक अगर AD बनता है तो ये इसको दो समान भागों में विभाजित करता है, AB और AC बराबर हो जाएंगे। हमें इसको सिद्ध करना है कि एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के लिए हमें इनके कोणों को परिभाषित करना पड़ेगा। अगर सारे कोण 60-60 डिग्री के सिद्ध कर दें, कोण A, कोण B, कोण C, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें AB और AC अगर बराबर है तो ये भी हमें कंफर्म हो गया कि ये कोण और ये कोण थीटा दोनों बराबर होंगे। इन दोनों कोणों में हमारे पास थीटा और थीटा रहेंगे, और ये जो हमारे पास मान है वो R होगा। हम मान लेते हैं ये जो भुजा हमारे पास बचती है वो X को व्यक्त करती है। अगर ये भुजा X को व्यक्त करेगी तो यहां से अगर हम एक रेखा और खींच दें, ये कोण अगर अल्फा लेके चलेंगे तो ये जो कोण आएगा वो भी अल्फा कोण प्राप्त होगा। अल्फा कोण, पूरा कोण अल्फा लेके चलेंगे इस स्थिति में, और ये कोण जो बनेगा वो अल्फा कोण बनेगा। ये दोनों कोण बराबर हैं, अल्फा का कोण हम 60 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो ये दोनों कोण भी 60-60 के हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। अगर ये अल्फा कोण है, ये R है, और इसको हम Y मान के चलें तो इस त्रिभुज में इन तीनों में संबंध क्या होगा? R² बराबर x² प्लस y², और इस अल्फा कोण की वजह से sin अल्फा, cos अल्फा इनके मान भी निकाले जा सकते हैं। x/r cos अल्फा होगा, x का मान r का मान आ जाए, x का मान आ जाएगा आपके पास r cos अल्फा। इसी प्रकार y का मान निकालोगे r sin अल्फा, BC भुजा बन जाएगी 2r sin अल्फा, दुगना हो जाएगा। और जो AD भुजा है लंबवत रेखा वो आ जाएगी आपके पास r प्लस r cos अल्फा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल A लेके चलेंगे, आधार इसका BC है, BC का मान हमारे पास 2r sin अल्फा, और ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी r प्लस r cos अल्फा। 2 से ये 2 कैंसिल, r² बाहर कॉमन आ गया, sin अल्फा 1 प्लस cos अल्फा। सबसे बड़ा त्रिभुज तभी हो सकता है जब उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। हम इसको अधिकतम सिद्ध करेंगे। अधिकतम सिद्ध करने के लिए dA/d अल्फा निकालेंगे, r² कांस्टेंट है, sin अल्फा एज इट इज 1 माइनस cos अल्फा, 1 प्लस cos अल्फा का माइनस sin अल्फा, 1 प्लस cos अल्फा एज इट इज sin अल्फा का cos अल्फा हो जाएगा, r² इनटू माइनस sin² अल्फा प्लस cos अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। इसके बराबर में 0 लेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। इस साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखते हुए फिर हल कर दिया हमने। इसको हल करेंगे, गुणनखंड हो सकते हैं इसके, एक तो 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 1 बराबर 0, जिससे एक गुणनखंड आ जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस 1 और एक हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 1 बराबर 0। इससे कॉस अल्फा का मान हो जाएगा 1/2 या कॉस अल्फा का मान -1। कॉस अल्फा का -1 संभव नहीं है, संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस स्थिति में अल्फा का मान पाई बनेगा और अल्फा का मान पाई का मतलब ये कोई त्रिभुज नहीं बन रहा हमारे पास। अगर अल्फा का मान ये संभव नहीं है तो यहाँ से अगर ज्ञात करें तो अल्फा का मान 60 डिग्री आता है और 60 का मान 1/2 होता है। इस पर हम चेक करेंगे क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है या नहीं है। तो एक बार और अवकलित करेंगे इसको d2l/d अल्फा स्क्वायर, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर कांस्टेंट है -2 sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा और -2 cos अल्फा sin अल्फा, क्योंकि cos अल्फा का करेंगे माइनस sin अल्फा आ जाएगा। अगर अल्फा का मान 60 डिग्री रखते हैं इस स्थिति में तो d2a/d अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। लेस देन 0 का मतलब a अधिकतम है। a अधिकतम कब है? जब अल्फा का मान 60 डिग्री है। अल्फा हमने कोण a को लिया था, कोण a 60 डिग्री का हुआ। अगर कोण a 60 डिग्री का है तो कोण b और कोण c बराबर थे, इसलिए वो भी हमारे पास 60 डिग्री के होंगे तभी ये त्रिभुज बनेगा। और अगर तीनों कोण 60 डिग्री के हों तो त्रिभुज a b c समबाहु त्रिभुज है। इसमें ये स्टार्टिंग में लाइन जरूर हमें व्यक्त करनी है कि जब भी बिंदु A से लंबसम द्विभाजक रेखा खींचेंगे BC पर तो वो केंद्र O से गुजरती है, और अगर बिंदु O से गुजरने वाली लंबसम द्विभाजक रेखा AD अगर लेके चलते हैं तो उस स्थिति में AB और AC समान हो जाएंगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समबाहु हमें सिद्ध करना है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि किसी वर्ग का परिमाप तथा वर्ग की परिधि का योग दिया हुआ है। हमें इसका ये दिया हुआ है, एक वर्ग है, माना वर्ग की भुजा x, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या हमें वर्ग का परिमाप यानी 4x, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि यानी 2πr दिया हुआ है। जो भी इस प्रश्नावली में मैंने कल भी बताया था कि जो चीज दे दी जाए उसको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, नियतांक लेके चलेंगे। यहाँ पे हमें इन दोनों का योग दिया हुआ है, मान लेते हैं ये k है। अब k का मान जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, मान लो मैं x का मान निकाल लेता हूँ k - 2πr/4। आगे हमें दिया हुआ है, इसमें सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा यदि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। हमें क्षेत्रफल का योग न्यूनतम करना है। मान लेते हैं s जो है वो इनका क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। इसमें x का मान इस समीकरण 1 से प्रतिस्थापित कर दो, 1 - 2πr/4 का होल स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं। अगर इसको खोलेंगे, वर्ग ओपन करेंगे, 1/16 बाहर आ जाएगा, यहाँ k स्क्वायर प्लस 4π स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 4π k r प्लस 16π r स्क्वायर। हमें s बराबर प्राप्त हो गया k स्क्वायर प्लस 20 नहीं, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। जो भी हमारे पास प्राप्त हुआ ये s का मान प्राप्त हो गया। अब इसको हमें उच्छिष्ट या निम्निष्ठ सिद्ध करना है। हमें उसने निम्निष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा है
तो इसको हम पहले r के सापेक्ष अवकलित कर लेते हैं। ये बन जाएगा 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4 पाई के प्लस 32 पाई r बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से k का मान आ जाएगा, पाई कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास ये 4 पाई के उधर जाएगा, 4k का मान आ जाएगा। इससे ये बन जाएगा आपके पास कितना 8 पाई r माइनस 32 r, k का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई r माइनस 8 r। इस पर हमें चेक करना है क्या इसका क्षेत्रफल न्यूनतम है या अधिकतम है। एक बार और क्लिक करो, अगर एक बार और अवकलन करेंगे इसका तो 1/16 यहाँ आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर प्लस 32 पाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, r के सापेक्ष की है, इसका 8 पाई स्क्वायर हो गया, इसका 32 पाई हो गया। ये जो मान आएगा उसमें r पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये जो मान आ रहा है वो हमेशा धनात्मक आ रहा है। अगर धनात्मक आ रहा है इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब s निम्नतम है। अगर s निम्नतम है तो जो निम्नतम मान आया वो k का मान इस बिंदु पर आया, वो समीकरण 1 में रखने पर k बराबर 2 पाई r माइनस 8 r, समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 पाई r माइनस 8 r माइनस 2 पाई r बटे 4, 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2r व्यास होता है, अतः x बराबर है व्यास के, यानी वर्ग की भुजा अगर व्यास के बराबर है तो इनका क्षेत्रफलों का योग हमेशा न्यूनतम होगा। बोलो बेटा। तीसरा सवाल लेके चल रहे हैं 8.6 का, जिसमें ये दिया हुआ है यदि एक गोले में एक शंकु बनाया जाता है। हमारे पास एक गोला है, इस गोले के अंदर एक शंकु बनाया जा रहा है। अगर ये शंकु बनाएंगे तो इसकी त्रिज्या हम स्मॉल r लेके चलते हैं और गोले की जो त्रिज्या है उसको हम कैपिटल R लेके चलेंगे, और ये हमारे पास कैपिटल R त्रिज्या होगी, ये केंद्र है और इसको हम मान लेते हैं स्मॉल x। ये A, B और ये C। माना शंकु की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या स्मॉल r, गोले की त्रिज्या कैपिटल R और O से B तक की दूरी को हमने x लिया। इसके अंदर ये संबंध भी बन गया हमारे पास कि कैपिटल R स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसकी जो ऊंचाई आएगी शंकु की ऊंचाई h होगी, जिसको हम लिखेंगे r प्लस x से। यहाँ पे x का मान भी रखा जा सकता है, या जो भी होगा आगे हम हल करेंगे। आगे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि इसका आयतन महत्तम होगा, यानी शंकु का आयतन अधिकतम होगा जब यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 हो। हमें ये सिद्ध करना है शंकु की ऊंचाई यानी h 2/3 है गोले के व्यास का, ये हमें सिद्ध करना है। ये शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास h जो है वो 2/3 है गोले के व्यास का, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। और इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है आयतन महत्तम सिद्ध करना है। आयतन किसका, शंकु का। शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ r स्क्वायर का मान रख देते हैं, यहाँ से 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और h का मान रख देते हैं r प्लस x। इसको अधिकतम सिद्ध करना है। इसको अधिकतम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, गुणा का नियम नहीं लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा r³ प्लस r स्क्वायर x माइनस rx स्क्वायर माइनस x³। अवकलन करेंगे, x के साथ x अवकलन होगा, ये बन जाएगा 0, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये 2rx
और ये -3x²। इसके बराबर 0 लेके चलेंगे, r² माइनस 2rx, इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 3rx प्लस rx माइनस 3x² बराबर 0। r कॉमन, इस तरफ से प्लस का x कॉमन आएगा, यहाँ r माइनस 3x बचेगा बराबर 0। r प्लस x बराबर 0 लेते हो तो r का मान माइनस x आएगा, जो संभव नहीं है क्योंकि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। उस स्थिति में r का जो मान है वो 3x आ जाएगा। अब इस स्थिति पर हम आयतन को चेक करते हैं। पहले तो एक बार और अवकलन करते हैं, एक बार और अवकलन करेंगे 1/3 पाई r² का अवकलन 0, इसका माइनस का 2r आ जाएगा और माइनस के 6x, जो x का कोई भी मान हो हमेशा ऋणात्मक रहेगा और ऋणात्मक रहेगा तो v का मान अधिकतम है। अगर v का मान अधिकतम है तो इसका मतलब r बराबर 3x पर v का मान अधिकतम आया था। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4x आ जाएगी। हमें सिद्ध करना था h जो है वो 2/3 है किसका, व्यास का, व्यास यानी गोले के व्यास का। हम x का मान रख लेते हैं, यहाँ ज्यादा अच्छा है। यहाँ से 4x आया था, इसमें r प्लस x था, सॉरी इससे x का मान रख लेते हैं r प्लस r/3 और 4r/3 आ जाएगा, जिसको 2/3 गुना 2r लिख सकते हैं, जो 2/3 गुना व्यास हो जाएगा, अर्थात गोले के व्यास का 2/3 शंकु की ऊंचाई है। सिद्ध हो जाएगा। हमें चौथा सवाल दिया हुआ 8.6 का, किसी नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन का समानुपाती है। यानी 1 घंटे का जो खर्चा है वो उसका जो वेग है, वेग v मान लें, v के समानुपाती है, v के घन के समानुपाती है, यानी v³ के समानुपाती है। ये हमें दिया हुआ v³ के समानुपाती होने का मतलब हो गया कि समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो k v³ आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। हमें 1 घंटे का खर्चा दिया हुआ है k v³ के बराबर है। आगे दिया यदि जलधारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, जलधारा का वेग, जलधारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात जो पानी बह रहा है वो 1 घंटे में x किलोमीटर की स्पीड से बह रहा है, उसकी पानी की गति है। सिद्ध कीजिए कि स्टीमर की जलधारा के विपरीत दिशा में पानी इस तरफ जा रहा है और स्टीमर इस तरफ जा रहा है। विपरीत दिशा, स्टीमर, स्टीमर का मतलब वो नाव होती है जिसके पीछे मोटर लगी होती है और नाव अपने आप चलती है मोटर से, वो स्टीमर कहलाता है। अब वो स्टीमर जो है वो जलधारा के विपरीत दिशा में चलता है, विपरीत दिशा में चलता है तो इसका मतलब जलधारा का वेग उल्टा है। और जैसे अपने साइकिल चला रहे हैं, अगर सामने से हवा आएगी तो अपना जोर ज्यादा लगेगा, वेग कम होगा, जितनी हवा का वेग है उसके कारण वो कम हो जाएगा, उसको कम कर देगा वेग को पूरे। अगर हम मान के चलते हैं कि स्टीमर का वेग v है और जलधारा का वेग उसने x दिया हुआ है, तो जो औसत वेग होगा या कुल वेग होगा वो हमारे पास परिणामी वेग जो आएगा वो v माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। यानी इस स्पीड से जो स्टीमर है वो दूसरी तरफ चलेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में है। एक ही दिशा में होते तो जुड़ते, विपरीत दिशा में इसलिए घटेंगे। अब उसने ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्टीमर की जलधारा के विपरीत दिशा में चलने से उसकी अधिकतम मितव्ययी चाल, अधिकतम मितव्ययी का मतलब है खर्चा कम से कम हो। अब खर्चा कम से कम कब होगा, जब वो लास्ट दूरी पर पहुंच जाएगा तभी खर्चे को देखेंगे। माना उसके द्वारा तय की गई दूरी, माना तय दूरी s किलोमीटर। अब हमें पता है कि जो s किलोमीटर है वो निश्चित है, बदलेगी नहीं। ये नहीं है कि नाव को चला रहे हैं या कोई आदमी तैर के जा रहा है तो नदी के जो डिस्टेंस है वो बदल जाएगी उस स्थिति में, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच रहा है, इस प्रकार की कोई स्थिति है तो ये दूरी हमारे पास निश्चित रहेगी।
वेग उसका v माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, तो समय कितना लगा उसका? समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यानी v माइनस एक्स घंटे लगे। एक घंटे का खर्च कितना था? तो इतने घंटे का खर्च कितना होगा? इसका गुना हो जाएगा। अतः कुल खर्च, अगर कुल खर्च को p से व्यक्त करें तो k v क्यूब इंटू एस बटे v माइनस एक्स हो जाएगा। इस p को न्यूनतम करना है, डिक्वाई का मतलब कम से कम खर्चा करना है। कम खर्चा करने के लिए एक तो हमारे पास x नियतांक है, k नियतांक है, s नियतांक है, सिर्फ मोटर की चाल है, स्टीमर की चाल है, और स्टीमर की चाल बदल सकती है, अपने रेस पर डिपेंड करती है। रेस ज्यादा देंगे ज्यादा चल जाएगा, रेस कम देंगे कम चल जाएगा। अब वो कितनी स्पीड रखेंगे, कम से कम खर्चा लगे और वो जल्दी से, यानी जो हमारे पास खर्चा है वो कम से कम हो जाए। स्पीड कितनी मेंटेन करें ताकि पहुंच भी जाए, उसको ज्ञात करने के लिए इसको dp by dx निकालेंगे। dp by dv v के सापेक्ष अवकलित करेंगे। अब v के सापेक्ष अवकलित करेंगे, ks तो कांस्टेंट है, इसमें भाग का नियम लग जाएगा, v माइनस एक्स का स्क्वायर, v माइनस एक्स 3v स्क्वायर माइनस v क्यूब एज इट इज, v माइनस एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, ks नियतांक है, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3v क्यूब माइनस v क्यूब यानी 2v क्यूब बच जाएगा, माइनस 3v स्क्वायर x बच जाएगा अपॉन v माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा, बराबर 0 लेंगे। अगर इसके बराबर 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर x बराबर 0। v तो 0 हो नहीं सकता, अगर v 0 नहीं हो सकता तो v का मान आ जाएगा 3x बटे 2, अर्थात जो वेग है वो जलधारा के जो वेग है उसका 3 बटे 2 हिस्सा होगा। अब इस पर हम चेक करते हैं क्या खर्चा कम होता है या नहीं होता। इसके लिए d2p by dx v स्क्वायर निकाल देना। इसमें d2v स्क्वायर by v स्क्वायर का मान इस v बराबर 3x बटे 2 पर ज्ञात करोगे, अवकलन करना है, दोबारा अवकलन कर लेना इसका। दोबारा अवकलन करते ही ये धनात्मक आ जाएगा इस बिंदु पर, धनात्मक का मतलब p न्यूनतम हो जाएगा, और अगर p न्यूनतम है तो किस बिंदु पर आ रहा था? 3x बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर, जो हमने सिद्ध करना था। क्वेश्चन पे जो किताब है उसमें कईयों में 2 बटे 3x दे रखा है, जो गलत है, 3 बटे 2x आएगा। पांचवा सवाल कर रहे हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग किया है। हमें एक समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में एक कर्ण मान लेते हैं भाई, एक भुजा, कोई भी भुजा ली जा सकती है, मान लेते हैं आधार को ले लेते हैं x, इनका योग दिया हुआ है। अगर इनका योग दिया हुआ है तो x और y का जोड़ हम कांस्टेंट नियतांक k मान के चलेंगे। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि इन भुजाओं के मध्य कोण π/3 है। हमें सिद्ध करना है कि ये क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि यहाँ पे जो ये अल्फा कोण बनता है वो π/3 के बराबर है। अब अल्फा का मान π/3 सिद्ध करने के लिए सबसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार तो हमारे पास निश्चित है x है, और ऊंचाई क्या होगी? ये होगी हमारे पास। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की सहायता से ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, जो हो जाएगी √y² माइनस x²। इसमें केस y का मान यहाँ से प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 1/2x √k माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x²। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था पहले भी एक बार कि अगर गुना में अंडर या भाग में अंडर आ जाता है और वर्ग करने से अंडर हट सकता हो, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जो शाब्दिक सवाल होते हैं उनके अंदर दोनों तरफ वर्ग करते हुए फिर उसको हल किया जा सकता है। हम इस पे दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। अगर वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा a² को z मान लिया जाएगा बराबर 1/4 x²। इसका वर्ग खोल देते हैं,
के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। z का मान आ जाएगा 1/4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब। इसको हमें अधिकतम या न्यूनतम करना है। अगर z अधिकतम या न्यूनतम होगा तो उसके सापेक्ष a भी अधिकतम या न्यूनतम होगा। शाब्दिक अक्षर जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर भाषा के रूप में लिखी हुए जो समस्याएं होती हैं उनमें हमें ये नियम लागू हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं लागू हो सकता अगर भाषा के रूप में नहीं दिया गया हो। अब इसको हल करो, एक बार हल करो। dz/dx 1/4 2 के स्क्वायर x माइनस 6 के एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, गुना में आ गया 6, बराबर में 0 रखेंगे। अगर इसके बराबर 0 रखते हैं तो ये बन जाएगा k कॉमन 2kx माइनस 2 भी कॉमन ले लेते हैं 3x, x भी कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 3x बचेगा बराबर 0। इससे ना तो k 0 हो सकता ना x 0 हो सकता, अर्थात k का जो मान आएगा वो 3x के बराबर आएगा। दोबारा अवकलन करो, d2z/dx स्क्वायर 1/4 ये बन जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12kx। इसमें x की जगह k/3 रख दो। अगर x की जगह k/3 रखेंगे तो ये बन जाएगा k/3 रखने पर 4k स्क्वायर जो कि ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक का मतलब z जो है वो अधिकतम है। अगर z अधिकतम है तो इसका मतलब a भी अधिकतम होगा। अगर a अधिकतम है तो a अधिकतम कब उत्पन्न हो रहा है? जब k का मान 3x के बराबर है। ये k का मान 3x अगर इसमें रख दें हम x प्लस y बराबर k, तो x प्लस y बराबर 3x, y बराबर 2x, y बटे x बराबर 2, y बटे x यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार जो होता है वो सेक होता है, यानी सेक अल्फा का मान दे दिया तो सेक अल्फा 2 तभी हो सकता है जब अल्फा का मान 60 डिग्री हो अर्थात π/3 हो। सिद्ध हो गया कि इन दोनों के मध्य जो कोण है वो π/3 है। हाँ भाई, छठे सवाल में दिया हुआ है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर a त्रिज्या का वर्ग बनाया गया है तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज न्यूनतम परिमाप 6√3a होगा। हमें परिमाप को न्यूनतम करना है, इस त्रिभुज का परिमाप हमें न्यूनतम सिद्ध करना है। सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज का परिमाप p निकाल के देखें तो देखो ये भुजा x मान के चलें तो ये भी भुजा x होगी, ये भुजा y मान के चलें तो ये भी भुजा y होगी। हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, हम मान के चलते हैं AB और AC बराबर है। अगर AB और AC बराबर है तो ये x प्लस y है तो ये भी x प्लस y होनी चाहिए। इसका मतलब ये x है तो ये y होगी, ये y होने के कारण ये भी y होगी क्योंकि ये दोनों स्पर्शरेखाएं हैं। इसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती हैं। इससे हमारे पास p का जो मान आएगा यानी परिमाप जो आएगा इस त्रिभुज का वो 2x प्लस 4y बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें x और y का संबंध निकालते हुए y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में या दोनों को कुछ इस प्रकार से चर राशि में बदल लेते हैं ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। अगर आप y का मान x के पदों में निकाल सकते हैं तो वो देख लीजिए और x का मान y के पदों में निकाल सकते हैं तो वो देख लीजिए। अगर दोनों ही मान नहीं निकलते तो कोण के रूप में परिभाषित कर लेते हैं हम। ये पूरा कोण 2 थीटा मान लेते हैं। अगर ये पूरा कोण 2 थीटा मानेंगे, ये 90 डिग्री है तो ये जो कोण बनेगा वो 90 माइनस 2 थीटा बनेगा। अब अगर पहले इस त्रिभुज का उपयोग करें, ये O है ये D है तो त्रिभुज OBD से y/a यानी ये आधार हो गया और ये हमारे पास लंब हो गया। आधार बटे लंब का मतलब cot थीटा, y का मान आ गया a cot थीटा। फिर त्रिभुज ये लेके चल लेते हैं, इसमें OAE ले लेते हैं इसको। त्रिभुज OAE से इसमें हमारे पास ये जो कोण है वो 90 माइनस 2 थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये भुजा A होगी, ये भुजा x दी हुई है तो वापस x/a निकालेंगे। x/a का मतलब
हमारे पास यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। आधार बटे लंब बन रहा है। आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब कोटि होता है। कोण 90 माइनस 2 थीटा बन रहा है। इससे x बराबर हो जाएगा a इंटू tan 2 थीटा हो जाएगा। ये दोनों मान x और y के इसमें रखते हैं तो p का मान आ जाएगा 2a tan 2 थीटा प्लस 4a cot थीटा। इसको अधिकतम या न्यूनतम करना है, दो बार अवकलन कर लेते हैं। dp बाई dx d थीटा निकालेंगे, ये बन जाएगा 4a sec स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4a माइनस का हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 0। 4a कॉमन आगे कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 0, या cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा sin थीटा के। बराबर ले जाके दोनों को उल्टा कर दें तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। गुणनखंड हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, जिससे दो फैक्टर आ जाएंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये तो संभव है नहीं क्योंकि साइन थीटा का मान माइनस 1 नहीं आ सकता, हमारे पास संभव नहीं है। उस स्थिति में साइन थीटा का मान आ जाएगा आपके पास 1/2, यानी थीटा का मान हो जाएगा आपके पास पाई बाई 6 30 डिग्री पर होता है। इस पर हम चेक करेंगे क्या ये मान अधिकतम है या न्यूनतम है। d2 बाई d थीटा स्क्वायर निकालेंगे, वो अगर हल करते हैं तो ये बन जाएगा 8a sec 2 थीटा इंटू 2 sec 2 थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 8a cosec थीटा का cosec थीटा cot थीटा। अब इसमें थीटा का मान अगर पाई बाई 6 रखते हैं तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान है ही नहीं किसी भी स्थिति में। अगर 0 से बड़ा आएगा तो p जो है वो न्यूनतम है। अगर p न्यूनतम है तो p न्यूनतम किस पर आया था? थीटा बराबर पाई बाई 6 पर। हम थीटा का मान पाई बाई 6 इस स्थिति में रख के देख लेते हैं p का मान क्या आता है। ये बन जाएगा 2a tan पाई बाई 3 प्लस 4a cot पाई बाई 6। इसका मान 2a अंडर रूट 3 प्लस 4a अंडर रूट 3 बन जाएगा, जो 6 अंडर रूट 3a आ जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था कि परिमाप जो है वो 6a अंडर रूट 3 के बराबर है।